हाय फ्रेंड्स, आज हम पीट इंडिया एक्ट 1784 का बात करेंगे। ये जो मेनली अब कोरिलेट का सिलेबस है, ये मेंस में जीएस पे पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन से कोरिलेट कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स में भी इसका काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो पीटी इंडिया में जो हम 1784 है उसका बैकग्राउंड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज इसका हर टाइम टफ लगेगा, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ऐसे भी बहुत टफ है। लेकिन इसको बैकग्राउंड हम समझेंगे, क्या रीजन है पीट इंडिया एक्ट लाने के लिए, क्या रीजन है, उसको बैकग्राउंड समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे 1600 साल में। ठीक है, तो ये बहुत अंडरस्टैंड है, जो कंपनी रूल में कई सारे रूल्स उन्होंने लागू किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब 170 साल बाद, इतना दिन बाद क्या ऐसा कुछ क्या हो गया था 170 साल बाद को रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। ठीक है, तो पहले तो पीक एक्ट जो है देखो 1784 में लागू हुआ था, लेकिन उसके पहले क्या रीजन था मतलब वो समझ लेते हैं। फर्स्ट देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। ठीक है, उसका कोई डिफेक्ट था, जिस पर रेगुलेटिंग कुछ इशू आई थी लागू करने के बाद। उसके बाद जो डिफेक्ट जो 1781 में अमेंडिंग एक्ट में वो लागू हुआ था, वो हमने लास्ट 2 लेक्चर में क्लियर किया गया। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में और कुछ डिफेक्ट रह गया था, जिसका जो बाकी जो है डिफेक्ट पिक्ट एक्ट में जो है उसमें कुछ ठीक करने के लिए, मतलब उसका क्लियर करने के लिए पिक्ट एक्ट 1784 में लागू हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, तो ऐसा जो पहले बताया था वो 1600 साल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे। तो ऐसा क्या हो गया था जो 170 साल इतने दिन बाद दो रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट इतने दिन बाद क्यों लेके आया था, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने सारे लेयर्स इतने सारे लेयर्स आप क्लियर करेंगे, जितने सारे इकोनॉमी क्लियर है तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे। पहले तो बैकग्राउंड क्या है, क्या ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन था, क्या कारण था जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट इतने 170 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट। कल इसको जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में हमने इसको 2 क्लियर किया था, उसके बाद सम अप पढ़ेंगे, नहीं तो पीक तक आपका समझना। इसी पीक तक ये एक पढ़ेंगे जो बहुत ही 2 लक्ष्य में हमने देखेंगे, बस छोटे से 2-3 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में लिखा है, उतना पढ़ के रखेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं होगा, 2 दिन बाद भूल भी जाएंगे। लेकिन आपको पूरा डिटेल्स को साइंस समझ में आ जाएंगे तो बहुत दिन मतलब सालों बाद आपको याद रहेगा। चलिए पॉइंट वाइज देखते थे क्या कारण था, उसको देख लेते हैं। पहले तो 2 लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट हमने सम अप किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी, मतलब 1700 रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया था, उसका प्रॉब्लम क्या बैकग्राउंड क्या थी, तो एक बार समझना, इसको कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट होने के बाद उसको कोई डिफेक्ट था, डिफेक्ट में कुछ सम अप किया था, जो ऑलरेडी 2 लेक्चर में हमने उसको क्लैरिफाई किया। और उसका कुछ पॉइंट, मतलब सारी पॉइंट क्लियर, डिफेक्ट क्लियर ने कुछ पॉइंट अमेंडिंग एक्ट 1781 में कुछ पॉइंट उन्होंने क्लियर किया था, कुछ पॉइंट छूट गया था जो पिक्ट एक्ट 1784 में उसको डिफेक्ट को क्लियर किया था। तो हमने पहले कहानी को समझते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या थी। एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 साल में जो है इंडिया में आई थी, वो एक चार्टर लेके आई थी, जिसमें जो है मोनोपोली चार्टर जो है, इसका ये चार्टर ऐसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई ब्रिटिश कंपनी जो है इंडिया में ट्रेडिंग करने नहीं आएगी। मोनोपोली एक्ट थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिली थी। ये तो मुफ्त में नहीं मिली थी, इसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल जो है 14,000 पाउंड उस ज़माने का जो है, और अभी का टाइम में जो उसका है 46.1 मिलियन पाउंड सालाना देना पड़ता है। इतना भारी रकम उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ऐसा कुछ कारण हुआ था 1768 के बाद जो है वो पैसे देना भी ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे देना बंद कर दिया। मतलब ये जो सालाना जो एनुअल जो उसको पैसा देना पड़ता था, उसका जो टैक्स भरना पड़ता था, ईस्ट इंडिया को देना बंद कर दिया। क्या रीज़न थी, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, फाइनेंशियल क्राइसिस 1768 में। उसके बाद जो है ये जब पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा देना बंद हो गया, उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को
एक बहुत सारी झटका मिले, तो उनको रेगुलेटिंग एक्ट उसको समझना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया का वो इम्पोर्टेंस थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे इतने साल बाद, अभी तक ठीक ही चल रहा था। सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड उसी ज़माने का 1 मिलियन पाउंड लोन भी ले लिया था। ठीक है, ये कुछ कारण था जिसका वजह से रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को लाना पड़ा। सिर्फ एक 2-3 पॉइंट और है। फाइनेंशियल क्राइसिस ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया था, कुछ ऐसे भी कारण है, ऐसे बताया जा रहा है 6.8 मतलब 6.8 मिलियन केजी टी जो है ब्रिटिश इंग्लैंड के वायर हाउस में जाके वो स्टैक हो गया और सड़ना चालू हो गया, क्योंकि जो और भी जो है वो बेचना बंद हो गया। उसका सब्सिट्यूट इंग्लैंड में बाकी जो सब्सिट्यूट टी आ गया था, बाज़ार में आ गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टी जो है बेचना बहुत सारा था। ये बहुत बड़ा झटका ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा था। दूसरा, जो उस टाइम बंगाल में कुछ फेमाइन सूखा पड़ गई थी, बताया जा रहा है जो 1/3 पॉपुलेशन उस टाइम बंगाल में एक्सपायर्ड हो गई थी। ये सभी जो रूल्स हैं वो टैक्स जो है कलेक्शन बंद हो गया था। और कंपनी देखो कंपनी जो अमंग जो कंपनी पीपल का जो करप्शन में बढ़ गया था, तो करप्शन एक बहुत सारे कारण करप्शन है। और जो है देखो 1766 से 69 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर हैदर अली के साथ युद्ध में लिप्त थे, उसमें कुछ फैसला भी नहीं हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी खर्चा हो गई थी। ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी में आ गया था। ये कुछ कारण, कई सारे कारण हैं। और एक तो पॉइंट देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो फर्स्ट जो किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम काफ़ी फैक्ट्री लगे थे ऑल ओवर द इंडिया, उसको रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किए थे, एक तो बंगाल, मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने मतलब हाफ बोल सकते हो, 3 प्रेसिडेंसीज उन्हें बनाई थी। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करते थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास गवर्नर करते थे। और तीनों जो है समझ लीजिएगा, तीनों जो रिपोर्ट किसको करते थे, इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। ये तीनों इंडिविजुअली रिपोर्ट करते थे, तीनों इंडिविजुअली रिपोर्ट करते थे। मतलब कोई सेंट्रलाइज नहीं था। ठीक है, एक कुछ पॉइंट था। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, ठीक है, कौन लेके आया था, लॉर्ड नॉर्थ में, ध्यान दे, लॉर्ड नॉर्थ में किया था 1773। उस टाइम इंग्लैंड ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसमें कुछ पॉइंट उन्होंने रेगुलेट एक्ट में किए थे, जो इसका क्या थे, जो बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, बंगाल, मुंबई और मद्रास को एक इकट्ठा कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। और जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बांग्ला के अंदर रख दिया, बंगाल जो है प्रेसिडेंसी का अंदर क्लैप कर दिया। और बंगाल जो है बंगाल गवर्नर था, उसको क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल बंगाल कर दिया है। और जो है और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसका अंडर में कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, एक बात हो गई थी, दोनों एक्ट हो गया। एक तो सेंट्रलाइज हो गया, दूसरा जो है मुंबई मद्रास को बंगाल के अंदर कर दिया, दूसरा। ठीक है, और बंगाल गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल तो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करते थे, तो बंगाल गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसका प्लस 4 जो है मेंबर्स और मतलब काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल है, सुप्रीम काउंसिल, ये 4 मेंबर और लगाया था। 4 मेंबर्स, ध्यान से सुनिए, 4 मेंबर्स था। दिस 4 मेंबर को ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। गवर्नर जनरल तो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करती थी, 4 मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, जो डिफेक्ट जो पीक एक्ट में उनको क्लियर किया था। जैसे गवर्नर जनरल था प्लस 4 नॉमिनेट 4 पर्सन जो है मतलब काउंसिल था। ये टाई अप होता, कोई भी लॉज कानून पास करना, कोई भी डिसीजन टाई अप होते थे। सब कोई टाइप अगर गवर्नर जी एक पावर है तो बस 4 + 5 5 पावर है। अगर कोई 3 चारों में से 3 आदमी 3 जो ऑफिसर अगर एक साथ वोट देंगे, 3 हो गया तो ये पास हो जाता है, मतलब गवर्नर जनरल जो है बाईपास हो जाते हैं। मतलब 5 आदमी से 5 ऑफिसर से 3 अगर 3 आदमी को जाते थे, मैक्सिमम केस में जो गवर्नर जनरल बाईपास हो जाते थे। हमारे गवर्नर जनरल कई केस में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कई उसका तो अथॉरिटी था, कई जगह वो आंसरेबल होता, तो कई मतलब उन्होंने पास भी नहीं किया और आंसरेबल का उसको तो सुप्रीम कोर्ट का आंसर दो और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो। ये बहुत बड़ा
डिफेक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन एक जो अमेंडमेंट एक्ट में वो क्लियर नहीं हुआ था। ध्यान से सुनिए, ये अमेंडमेंट एक्ट में वो उसको एक्टिवाई नहीं किया, वो पिक्ट एक्ट में उसको एक्टिवाई किया गया। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट उन्होंने किया था, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लॉन्च किया था 1774 में। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में जो विलियम फोर्ट कोलकाता में लॉन्च किया था। इसमें 1 चीफ जस्टिस थी प्लस 3 जजेस थी। ये चारों जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उधर से नॉमिनेट करते थे। लेकिन ऐसा जो विलियम हेड, इसका तो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इसका जो चीफ जस्टिस था, ठीक है, चीफ जस्टिस दोनों में से ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा था दोनों आराम से मतलब दोनों को मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस और गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है दोनों को अंदर हर टाइम जो झगड़ा लेते थे, वो ऐसा क्लॉज बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल सुप्रीम कोर्ट का जो रोल को डिफाइन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का रोल अभी सुप्रीम कोर्ट का रोल हमारा जुडिशरी रोल है, जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, तीनों में जो है कोई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर तीनों को डिफाइन नहीं किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें कई का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी प्रॉब्लम चालू हो गया था। एक्चुअली ये कानून में ऐसा था, अगर ऐसा था रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल है, कोर्ट वाज इम्पोर्ट रूल्स बट दे आर टू रजिस्टर टू सुप्रीम कोर्ट। कोई भी लॉ गवर्नमेंट जनरल को लाना है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली क्या हुआ, कोई भी लॉ लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट को पास लेके आते थे गवर्नर जनरल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट उसको जो चीफ जस्टिस को रिजेक्ट कर देते थे। तो इसमें जो कानून में एडमिशन में काफ़ी सारे फर्क पड़ा और काफ़ी सारी एडमिशन में काफ़ी प्रॉब्लम आना चालू हो गया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल का भी जो काफ़ी जो स्टाफ सिविल सर्वेंट है उसको रेगुलेट करना चालू कर दिया। इसमें जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी असर पड़ा। तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसका रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जाकर ये लोग रिपोर्ट किया था। ब्रिटिश सुप्रीम काउंसिल जो देखो हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्शन सारी काज में प्रॉब्लम हो गया, काम स्टॉप हो गया। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट एक रेगुलेटिंग अमेंडमेंट एक्ट जो 1781 में रखा था। ठीक है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट मैटर कुछ पॉइंट उन्होंने क्लियर, सारी डिफेक्ट को उन्होंने क्लियर नहीं किया था, कुछ पॉइंट क्लियर कर सुप्रीम कोर्ट का मैटर रेगुलेटिंग अमेंडमेंट एक्ट 1781 ने क्लियर किया। ध्यान से सुनिए, पहले हमने प्रॉब्लम बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उसका जो डिफेक्ट बता, कुछ डिफेक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट में पास हुआ, कुछ डिफेक्ट छूट गया, तो पिक्ट एक्ट में 1784 अभी जो बताएंगे 1784 में क्लियर हो गया। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी क्या है अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का जो रोल्स को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने बोल दिया आपको जो है सिविल सर्वेंट कोई भी रेवेन्यू कलेक्टर उसको तो कोई लेना देना नहीं सुप्रीम कोर्ट का, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया, उसको अथॉरिटी में इसको अलग हो गया। और गवर्नर जनरल को उसको पावर को आगे बढ़ा दिया, गवर्नर जनरल को पावर को सुप्रीम आगे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को साइड लाइन में कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को सिर्फ जुडिशरी ऑर्डर दिया, तो आप जजमेंट करेंगे, जुडिशरी जजमेंट एक कुछ अमेंडमेंट एक्ट 1781 में हुआ था। इसका डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी बनाया, तो आप उसको डिटेल में और डिटेल जानना है तो पहले स्टेप को देख लीजिए। ठीक है, और जो प्रोविजनल कोड बनाया था, एक तो प्रोविजनल कोड बनाया था जिसका रिपोर्ट जो है ऑथर जो गवर्नर जनरल को करना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना। ठीक है, सुप्रीम यही जो प्रोविजनल कोड बनाया था, जो मैटर जो है गवर्नर जनरल का मतलब एक तरफ जो है उन्होंने गवर्नर जनरल को मैटर को आगे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को जो है डाउन किया, ये मैटर उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट को कुछ पॉइंट अभी भी छूट गया जो पिक्ट एक्ट में क्लियर किया है, जो अभी हम बताएंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो उन्होंने ऐसा किया था, जैसे कि स्टेटिंग जो है ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD थी, 24 मेंबर थी, जो इंग्लैंड में बैठती थी, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल प्लस सिविल जो भी है मैटर जो है COD को रिपोर्ट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ऑफिशियल है वो लोग COD को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बताते COD का जो मैटर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे हुआ नहीं, COD बड़ा सारी रिपोर्ट उनको करते नहीं था। ठीक है, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल मैटर इन्वॉल्व नहीं था, मतलब कोई भी उसका काम तो ट्रेडिंग था, पहले कमर्शियल मैटर था। लेकिन जितने दिन गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल जो है पॉलिटिकल मैटर, सिविल मैटर जो मिलिट्री आर्मी में जो है इन्वॉल्व हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी काम था COD का, जो पिक्ट एक्ट में
क्लियर किया था। तो अभी आप इतना बैकग्राउंड हम समझ में आ गया था, लेकिन और डिटेल समझ में तो 2 लेक्चर और डिटेल में हम कवर किया। अभी इस लेक्चर में हम मेन करेंगे, हम पीक टैक्स पर थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। पीक टैक्स 1780 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका एक काम था जो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पी टेडी यंगर 1780 में चलाए थे, ठीक है। इस काम में जो रिजल्ट डुअल कंट्रोल ब्रिटिश प्रोसीडिंग थे, इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डुअल जो है इसमें क्या किया था। इसमें जो मेन पॉइंट 1 बाय हम बात करेंगे, क्या का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट तो पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट में जो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल पूरा अपना कंट्रोल में ले लिया था। इस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्ट है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सबोर्डिनेट बना दिया, पूरा कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ रेगुलेट किया, और पीक एक्ट में जो है सिर्फ कंट्रोल में लाया था। कैसे, तो इसको और क्लॉज को हम देख लेते हैं। इसमें से क्या पीक एक्ट में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। पहले क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे। अभी क्या है, दोनों को जो कमर्शियल मैटर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देना है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करते थे। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सेपरेट एक कमेटी बना है, जिसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट करेंगे, जो पॉलिटिकल मैटर, सिविल मिलिट्री मैटर जिसको रिपोर्ट करना है। एक बहुत बड़ा चेंजेस लाके गया था, ठीक है। एक सिविल एंड मिलिट्री डॉक्यूमेंट जो रेवेन्यू ब्रिटिश प्रोसेसन जो है इसमें करना है इसमें, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लेके आया था इसके आफ्टर में, जो पहले जो कंपनी प्रोसेसन था, अभी ब्रिटिश प्रोसेसन, मतलब जो इंडिया का जो ब्रिटिश प्रोसेसन इन इंडिया, ब्रिटिश प्रोसेसन नाम करके मतलब पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ये डबल गवर्नमेंट मतलब पहले एक डबल गवर्नमेंट तो समझ गया, डबल गवर्नमेंट तो पहले एक था, अभी 2 डबल गवर्नमेंट कर दिया था। मतलब इसका जो पॉलिटिकल और कमर्शियल मैटर, पॉलिटिकल और सिविल अफेयर मैटर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करेंगे, कमर्शियल मैटर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे, जो पहले एक्ट 1781 अमेंडिंग एक्ट में नहीं हुआ था, अभी इस एक्ट में क्लियर हो गया था, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल मैटर ट्रेडिंग मैटर दो COD तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अंदर अभी भी रहेंगे, अभी सेम चीज़ है, ऐसा तो समझ में आ गया। कुछ एक्ट जो है, फर्स्ट टाइम कंपनी प्रोसेसन वाज कॉल्ड ब्रिटिश प्रोसेसन, कंपनी प्रोसेसन पहले इंडिया कंपनी प्रोसेसन बोला जाता है, अब इसके बाद जो ब्रिटिश प्रोसेसन नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। दे हैड गिव ए ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पहले ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल जो पीक एक्ट में थोड़ी हुआ था, तो बहुत एक पॉइंट बहुत समझ में ध्यान से पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गिविंग द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब इस गवर्नमेंट इस रूल्स के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा अफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो अपना हाथ में ले लिया था, ठीक है। और जो पहले दे एक्ट मैंडेटेड सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर और डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड बिटवीन विदिन द 2 मंथ ऑफ देयर ज्वाइनिंग। पहले ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर जो है अपना प्रॉपर्टी जो है इंडिया में ब्रिटेन में जितने प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो पहले जो बात हुई थी, जो करप्शन बढ़ गया था, इसका जो प्रॉपर्टी का डिटेल सब देना, अभी भी एक कानून चालू है। प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड मुंबई बिकम सबऑर्डिनेट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन इफेक्ट, कलकत्ता बिकम द कैपिटल ब्रिटिश प्रोसेसन इन इंडिया, दोनों को सबऑर्डिनेट कर दी। सेम चीज़ ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है। कंपनी बिकम सबऑर्डिनेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अनलाइक द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट 1770, जो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाई द गवर्नमेंट ओनली सॉट टू रेगुलेट मैटर ऑफ द टेक ओवर, मतलब रेगुलेट करने के लिए 1773 भी थे, लेकिन पीक एक्ट में जो है कंपनी का अपना सबऑर्डिनेट बना दे। ऑलरेडी 4 पॉइंट ऑलरेडी कंपनी कमर्शियल ऑलरेडी मोनोपोली ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो पहले जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया, जो अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट था वो भी 1781 में अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर नहीं होता, तो इस एक्ट के थ्रू हुआ था। अभी हुआ क्या था, गवर्नर जनरल तो क्या था 17 रेगुलेटिंग एक्ट में, उसके बाद 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल था, सुप्रीम काउंसिल थी, ठीक है। अभी हुआ ऐसा है, इसके साथ वोट टाई होती थी, ये 4 वोट यहाँ पे कोई भी रूल्स पास करना है, कोई भी फॉलो अप करना है, कोई भी डिसीजन देना है, तो 4 जो काउंसिलर थे, 4 गवर्नमेंट काउंसिल थे। अगर इसमें से 3 आदमी वोट भी देते थे, तो इसमें जो है पास गवर्नर जनरल वोट बाईपास होकर ये पास हो जाते, मैक्सिमम केस में ऐसा ही हो जाते।
Whereas Governor General answer Governor General overall answerable तो कोई भी किसी को COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट को सब इट इज़ गवर्नमेंट आंसरेबल तो कोई भी इशू है इसमें इस कोई भी लॉस को गवर्नर इसमें जो वो डिसीजन नहीं भी होता था मतलब एक तरफ जो गवर्नर जनरल जो है इसका मतलब अथॉरिटी बहुत कम थी, मेन अथॉरिटी काउंसिलर की थी, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। ठीक है, अभी क्या किया था, अभी जो है एक पिक एक्ट में 3 के बदले में 4 एक कम कर दिया, 3 हो गया। पहले 4 था, 4 को कर 3 एक आदमी एक कम कर दिया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दिया गया, +1 वीटो पावर दिया गया। एक्चुअली हुआ कोई भी मतलब उसमें गवर्नर जनरल एक पावर एक थी प्लस जो है उसके बाद वीटो पावर +1 मतलब 2 वोट ऑलरेडी गवर्नर जनरल के पास थी। उसको एक पास कोई भी लॉ पास करने के लिए इन तीनों में से एक ही वोट लाना था, मतलब 2 + 1 होगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 दोनों मिलकर 3 हो जाएगा। मतलब तीनों में से एक ही वोट उनको लेना था, तो लेंगे कोई भी रूल्स पास करेंगे तो एक वीटो पावर का मतलब है गवर्नर जनरल। एक तरफ से गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दिया गया था जो पहले नहीं था। ठीक है, एक बहुत बड़ा कानून लागू हुआ। एक गवर्नर जनरल इस मतलब जो गवर्नर जनरल का पावर को थोड़ा बढ़ाया गया था, तो पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी इस एक्ट में थ्रू रिजल्व किया गया। ये तो समझ में आ गया कौन। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स भी अभी भी रह गया। ठीक है, अभी काफ़ी सारे हमने बताया था, पहले हमने पूरा बैकग्राउंड बताई थी, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया वो भी बैकग्राउंड बताई, बीच ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट कैसे होगी वो भी हम बताया था। फिर 1781 में कुछ अमेंडमेंट लेके आया था, कुछ अमेंडमेंट क्लियर भी हुआ, कुछ अमेंडमेंट छूट भी गया था। जो छूटा है वो 1784 में पिक टैक्स पर हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ डिफेक्ट्स जो इसमें रह गया था। एक्चुअली दीज आर डीम विद फेल्योर बिकॉज देयर इज नो क्लियरिटी ग्राउंडेड बिटवीन कंपनी पावर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी। कंपनी पावर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर कुछ क्लियरिटी नहीं थे, पावर में कुछ क्लियरिटी नहीं थे, ये भी एक इशू था। गवर्नमेंट जनरल हैड टू सर्व टू मास्टर, गवर्नर जनरल जो दोनों को रिपोर्ट करना, स्टेट कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता, ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करना पड़ता था, मतलब दोनों तरह दोनों उसका बस बन गए। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स थी। देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी। मतलब कई किस्म दोनों को तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी। द गवर्नर जनरल हैड टू टेक द स्पॉट डिसीजन, मतलब कई स्पॉट डिसीजन है, मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता था। ये कुछ ड्रॉबैक्स है जो आने वाले दिन में उसको क्लियर किया जाएगा, क्लियर किया था उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक कुछ ये पिक टैक्ट हो सकता है, हम आशा करते हैं आप तो क्लियर हो गया। तो आने वाला और भी जो नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स है तो नेक्स्ट जो एक्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।